साथियों MSW002 का जो खंड 3 है, इस वीडियो में हम लोग उसका इकाई 2 जो सामाजिक पुनर्निर्माण का गांधीवादी का घोषणा पत्र है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर अंत तक सुनिए। नमस्कार और इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो महात्मा गांधी के विचारों का एक तरह से सार है, पर अक्सर ना स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी कहानी में कहीं दब सा जाता है। हाँ, उनका रचनात्मक कार्यक्रम। हमारे पास गांधी का रचनात्मक स्वराज कार्यक्रम नाम के दस्तावेज के कुछ अंश हैं। जी। और हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम की जो असल आत्मा है उसे समझें, और ये भी कि गांधी जी का जो बड़ा सपना था पूर्ण स्वराज, उससे ये कैसे जुड़ा था। मतलब कभी सोचा है कि गांधी जी के लिए आजादी सिर्फ अंग्रेजों का जाना भर नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो तो अहिंसा के रास्ते पर बिल्कुल जमीनी स्तर से एक नया समाज, एक नया राष्ट्र बनाना चाहते थे। ये कैसे होता? बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, ये समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि ये जो स्रोत हमारे पास हैं, ये हमें सिर्फ सियासी दावपेच या आजादी की तारीखों तक ही नहीं रखते। हाँ, ये गांधी जी के उस क्रांतिकारी नजरिए पर रोशनी डालते हैं जिसमें समाज को अंदर से बदलना था, उसकी जड़ों को सींचना था। जैसा कि इन अंशों में बार बार जोर दिया गया है, सत्य और अहिंसा वो सिर्फ कोई नैतिक गुण नहीं थे। अच्छा। वो इस पूरे सामाजिक और राष्ट्रीय निर्माण के, आप कह लीजिए, औजार थे, एक तरीका थे, मतलब सक्रिय सिद्धांत। तो चलिए खोलते हैं इसको जरा। ये रचनात्मक कार्यक्रम ये असल में था क्या? क्या सिर्फ कुछ अच्छे काम करने की लिस्ट थी या कुछ और? देखिए, दस्तावेज बताता है कि गांधी जी ने एक 19 सूत्री कार्यक्रम सामने रखा था। 19? हाँ, 19। पर इसे सिर्फ एक लिस्ट समझना, वो शायद इसकी गहराई को कम आंकना होगा। अच्छा। ये उनके आदर्श समाज, जिसे वो कई बार रामराज्य भी कहते थे, उसको जमीन पर उतारने का एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप तरीका था। इन अंशों में गांधी जी की किताब है रचनात्मक कार्यक्रम, उसका अर्थ व स्थान, उसकी प्रस्तावना का भी जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा। जहां वो साफ साफ कहते हैं कि ये पूर्ण स्वराज यानी सत्य और अहिंसा के जरिए पूरी स्वतंत्रता के निर्माण का कार्यक्रम है। निर्माण, सिर्फ हासिल करना नहीं। ये निर्माण शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल, इसी पर ध्यान देना चाहिए। ये कोई भविष्य में मिलने वाली कोई एब्स्ट्रैक्ट सी आजादी का इंतजार नहीं था। अच्छा। बल्कि उसे आज में, अभी में, रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कामों से एक्टिवली बनाने की प्रक्रिया थी। जैसा हम इन अंशों में पढ़ते हैं, इसकी रूपरेखा इस प्रकार से बनाई गई है जिससे कि राष्ट्र का निर्माण निचले स्तर से ऊपर की ओर हो सके। निचले स्तर से ऊपर की ओर, मतलब बॉटम अप। एग्जैक्टली, बॉटम अप अप्रोच। यानी देश जो है वो व्यक्ति और समुदाय के लेवल से बनना शुरू होगा, ऊपर से कोई ढांचा थोपा नहीं जाएगा। ये गांधी जी के पूरे चिंतन का, कह सकते हैं, केंद्र था। ये एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना थी जो लोगों की अपनी इच्छा शक्ति, अपने प्रयास से बने, किसी सेंट्रल अथॉरिटी के कहने पर नहीं। तो ये तो सत्ता की विकेंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का भी एक गहरा विचार हुआ। बिल्कुल, बहुत गहरा। पर क्या ये जो 19 बिंदु थे वो सब एक जैसे महत्वपूर्ण थे, या कुछ ऐसे थे जो मतलब इसकी आत्मा हो? स्रोत में तो शायद लिस्ट नहीं दी है पूरी। नहीं, स्रोत में पूरी लिस्ट तो नहीं है, लेकिन गांधी जी के दूसरे लेखों से हमें पता है। यस। इसमें जैसे सांप्रदायिक एकता थी, छुआछूत मिटाना था, हर खादी और गांव के उद्योग थे, नई तालीम यानी बुनियादी शिक्षा, गांव की सफाई, महिलाओं की तरक्की, आर्थिक बराबरी। अरे ये तो बहुत बड़ा दायरा है। हाँ, बहुत व्यापक था। इसमें सामाजिक सुधार, आर्थिक आत्मनिर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ था। ये सब मिलकर ही वो पूर्ण स्वराज की तस्वीर बनाते थे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। हाँ। हर बिंदु अपने आप में जरूरी था क्योंकि वो समाज की किसी ना किसी कमजोरी को पकड़ता था और उसे सत्य और अहिंसा के आधार पर हल करने की कोशिश करता था। जैसे खादी। हाँ, खादी सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, अंधेजी मिलों के शोषण से मुक्ति का रास्ता था। और छुआछूत मिटाना, वो सिर्फ समाज सुधार नहीं, वो तो मानवीय बराबरी और आत्मसम्मान की बहाली थी। हर इंसान बराबर है, ये उसका ऐलान था। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है कि इस निर्माण के जरिए गांधी जी जो पूर्ण स्वराज चाहते थे उसका असल मतलब क्या था। जैसा आपने शुरू में कहा, ये सिर्फ अंग्रेजों का जाना या पॉलिटिकल पावर का ट्रांसफर तो नहीं था। बिल्कुल नहीं। दस्तावेज इसे बहुत साफ और कहूँ तो बहुत ताकतवर शब्दों में कहता है।
सत्य और अहिंसा के द्वारा संपूर्ण स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, चाहे वो राष्ट्र का सबसे दीनहीन व्यक्ति क्यों ना हो। हाँ, ये सबसे दीनहीन व्यक्ति पर जो जोर है, अंत्योदय, है ना, ये अपने आप में कितना बड़ा लक्ष्य था। बिल्कुल, ये वही अंत्योदय की अवधारणा है। आजादी तब तक अधूरी है जब तक वो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े इंसान तक ना पहुंचे। और दस्तावेज आगे इसी ओर खोलता है कि ये स्वतंत्रता कैसी होगी, बिना किसी भेदभाव के, जैसे जाति, रंग और धर्म मिले। ये तो उस समय के हिसाब से, और सच कहूं तो आज भी, कितना क्रांतिकारी है। हाँ, दुर्भाग्य से आज भी उस समय के सामाजिक माहौल को देखें तो ये एक बहुत रैडिकल बात थी। एक ऐसी आज़ादी की कल्पना जो समाज में इतनी गहरी बैठी हुई ऊंच नीच, भेदभाव की दीवारों को गिरा दे। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मैं कहूँगा आत्मिक मुक्ति की भी बात थी। लेकिन फिर एक और दिलचस्प बात आती है। स्रोत कहता है, इस प्रकार की स्वतंत्रता कभी भी एकांतिक नहीं होगी, परंतु यह भीतरी निर्भरता के अनुकूल होगी। हाँ, ये भीतरी निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस, इसका क्या मतलब समझें? ये कहीं व्यक्ति की आज़ादी को कम तो नहीं करती? आजकल तो आज़ादी मतलब पूरी तरह इंडिपेंडेंट होना, किसी पर निर्भर ना होना। ये बहुत अहम सवाल है और ये गांधी जी के विचार की एक खासियत को दिखाता है। कैसे? देखिए, अगर हम इसे वेस्टर्न लिबरल सोच से तुलना करें, जो अक्सर व्यक्ति को समाज से एकदम अलग करके देखती है, हाँ, इंडिविजुअलिज्म। हाँ, तो गांधी जी की ये भीतरी निर्भरता बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों पर बोझ बने, नहीं। तो फिर इसका मतलब है कि व्यक्ति और समाज ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है। ये एक पॉजिटिव आपसी जिम्मेदारी का भाव है अच्छा, कि आप आत्मनिर्भर बने, अपनी जरूरतें पूरी करने लायक हों, लेकिन साथ ही ये भी समझे कि आप एक बड़े समाज का हिस्सा हैं और उसके लिए भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। स्वतंत्रता का मतलब मनमानी नहीं है, बल्कि स्वानुशासन और सामाजिक सरोकार है। जैसे कपड़े में धागे होते हैं। बिल्कुल सही मिसाल। एक ऐसा ताना बाना जहां हर धागा खुद भी मजबूत हो और दूसरे धागों से जुड़कर पूरे कपड़े को भी मजबूती दे। ये व्यक्ति और समूह के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ये तो वाकई एक बहुत गहरा संतुलन है, व्यक्ति भी जरूरी, समाज भी, और उनका रिश्ता भी। हाँ, लेकिन गांधी जी को भी पता रहा होगा कि सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसे जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल। लोग सवाल उठाएंगे, शायद मजाक भी उड़ाएंगे। दस्तावेज में इस बात का जिक्र भी है। उन्होंने लिखा, जब आलोचक इस प्रस्ताव पर हंसते हैं, उन्हें अंदाजा था कि इसे अव्यवहारिक माना जाएगा। हाँ, उन्हें पता था। और दस्तावेज उस खास आलोचना को भी सामने लाता है जिसका उन्हें डर था। क्या? उनका मतलब ये होता है कि इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के प्रयास में करोड़ों लोग कभी भी सहयोग नहीं करेंगे। हाँ, ये तो बहुत स्वाभाविक शंका है। ये कोई हवाई बात नहीं थी, ये एक बहुत ठोस प्रैक्टिकल चिंता थी। क्या इतने बड़े देश में इतनी अलग अलग तरह के लोगों के बीच करोड़ों लोगों को इस तरह के लंबे चलने वाले, धीरज मांगने वाले और शायद तुरंत नतीजे न दिखाने वाले काम के लिए तैयार किया जा सकता है? ये सवाल तो आज भी उतना ही बड़ा है जब हम किसी बड़े सामाजिक बदलाव की बात करते हैं। बिल्कुल, आज भी प्रासंगिक है। तो इस गंभीर शंका का गांधी जी ने क्या जवाब दिया? क्या उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सब सहयोग करेंगे, या कोई और तर्क दिया? नहीं, उन्होंने इसे नकारा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही यथार्थवादी, रियलिस्टिक, लेकिन साथ ही बड़े पक्के भरोसे वाला जवाब दिया। क्या कहा? दस्तावेज में उनका जवाब लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग हंसी उड़ाएंगे, और मेरा उत्तर यही है कि कोशिश करने में कोई हानि नहीं है। कोशिश करने में कोई हानि नहीं। हाँ, ये जवाब अपनी सादगी में बहुत गहरा है। वो मान रहे हैं कि हाँ, मुश्किलें हैं, शक अपनी जगह हैं, लोग हंसेंगे भी, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी ही होगी। ये हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय पहला कदम उठाने की बात है। इसमें निराशा नहीं है, बल्कि एक कर्मयोगी का यथार्थवाद और आशावाद दोनों हैं। लेकिन क्या सिर्फ कोशिश करने की बात से काम चल जाता? उन्होंने इस कोशिश की कामयाबी के लिए कोई रास्ता भी बताया? वो करोड़ों लोग साथ कैसे आते? हाँ, बताया। उन्होंने सिर्फ कोशिश की बात नहीं की, बल्कि उस कैसे का भी इशारा दिया। उन्होंने पूरी भीड़ पर निर्भर होने के बजाय जो लोग सच में कमिटेड हैं, उन कार्यकर्ताओं की भूमिका पर जोर दिया। अच्छा, जैसा कि दस्तावेज आगे कहता है, गंभीरता से कार्य करने वालों के समक्ष यदि अदम्य इच्छा शक्ति हो, तो यह कार्यक्रम किसी भी अन्य कार्यक्रम की तुलना में सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है। अच्छा, अदम्य इच्छा शक्ति, इंडोमिटेबल विल। हाँ,
यहाँ चाबी है गंभीरता से कार्य करने वाले और उनकी अदम्य इच्छा शक्ति। गांधी जी का विश्वास था कि अगर कुछ समर्पित लोग भी पूरी निष्ठा, लगन और पक्के इरादे से इस काम में जुड़ जाएं, तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। हाँ। और धीरे धीरे ही सही बदलाव ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि शुरू में करोड़ों लोग साथ आएं, पर कुछ लोगों की वो जबरदस्त इच्छा शक्ति एक लहर पैदा कर सकती है। और उनके लिए ये रचनात्मक कार्यक्रम सिर्फ एक अच्छा आइडिया या एक ऑप्शन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अहिंसा के सिद्धांत पर टिके रहना है तो शायद यही एकमात्र रास्ता था। बिल्कुल, ये बात उनके पूरे दर्शन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। दस्तावेज में उनका ये कथन है, मेरे पास इसका कोई दूसरा पूरक नहीं है, यदि ये है अहिंसा पर आधारित है तो। उनके लिए साधन और साध्य, मतलब मीन्स और एंड्स, वो अलग नहीं थे। हाँ, ये तो उनकी खासियत थी। बिल्कुल। अगर लक्ष्य पूर्ण स्वराज है, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, तो उसे पाने का रास्ता भी सत्य और अहिंसा का ही होना चाहिए। रचनात्मक कार्यक्रम वही रास्ता था। अच्छा। वो राजनीतिक आजादी के लिए हिंसा या झूठ फरेब के इस्तेमाल के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि गलत तरीकों से मिली आजादी सच्ची आजादी हो ही नहीं सकती। इसलिए रचनात्मक कार्यक्रम कोई साइड शो नहीं था, वो अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम की रीढ़ की हड्डी था, उसकी आत्मा था। ये दिखाता है कि उनके लिए प्रोसेस उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि रिजल्ट। तो अब आते हैं आज के समय पर। हम 21वीं सदी में हैं। चुनौतियां काफी बदल गई हैं। समाज, अर्थव्यवस्था, तकनीक, सब कुछ कितना अलग है। हाँ, बहुत अलग है। ऐसे में गांधी जी का ये रचनात्मक कार्यक्रम, ये जमीनी स्तर से बदलाव का अहिंसक तरीका, ये व्यक्तिगत और सामुदायिक जिम्मेदारी का विचार, क्या ये आज भी रेलेवेंट है, प्रासंगिक है, या ये बस इतिहास की किताबों का एक आदर्शवादी प्रयोग बन के रह गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, परिस्थितियां तो बदली हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई जो बुनियादी मानवीय और सामाजिक चिंताएं हैं वो वैसे ही हैं। जैसे आत्मनिर्भरता का विचार, खासकर लोकल कम्युनिटीज के लेवल पर। आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण बचाने के लिहाज से ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सही बात है। आर्थिक बराबरी और सामाजिक न्याय की लड़ाई, चाहे वो जाति, लिंग, धर्म या किसी भी आधार पर हो, वो आज भी दुनिया भर में चल रही है। हाँ। और अहिंसक विरोध और सकारात्मक काम करने के तरीके वो आज भी दुनिया भर में सिविल सोसाइटीज इस्तेमाल कर रही हैं सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाने के लिए। तो क्या ये कह सकते हैं कि गांधी का ये नजरिया हमें आज की समस्याओं को समझने और उनके हल ढूंढने में एक नैतिक और व्यावहारिक दिशा दे सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। यह हमें राष्ट्र निर्माण और सामाजिक बदलाव के एक दूसरे मॉडल पर सोचने को मजबूर करता है। एक ऐसा मॉडल जो ऊपर से आने वाले आदेशों पर नहीं, बल्कि नीचे से उठने वाली ऊर्जा पर आधारित हो। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े बदलाव अक्सर छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले रचनात्मक कामों से ही आते हैं। लेकिन हमें यथार्थवादी भी होना होगा, जैसा गांधी जी के आलोचकों ने तब कहा था और जैसा आज भी कहा जा सकता है। क्या आज की इस इतनी जटिल, इतनी ग्लोबलाइज्ड और अक्सर इतनी बटी हुई दुनिया में इस तरह के कार्यक्रम प्रैक्टिकल हैं? ये सवाल तो है। क्या व्यक्तिगत स्तर पर वो अदम्य इच्छा शक्ति जगाना और उसे सामूहिक काम में बदलना संभव है, जब अक्सर तुरंत नतीजे नहीं दिखते और कई बार निराशा हाथ लगती है? हाँ। ये आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद की बहस है जो हमेशा चलती रहेगी। पर शायद यही बहस जरूरी भी है, ये सोचना कि क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत सपना है या इसमें आज भी कुछ करने लायक है। निश्चित रूप से गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम हमें चुनौती देता है। किस तरह की चुनौती? ये चुनौती कि हम अपनी आजादी और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ज्यादा गहराई से सोचें। ये हमें सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या हम सिर्फ सिस्टम की आलोचना करते रहना चाहते हैं, या फिर हम खुद अपने लेवल पर छोटे या बड़े रूप में उस बदलाव का हिस्सा बनने को तैयार हैं जिसे हम देखना चाहते हैं। अपने अंदर वो बदलाव लाना। हाँ, ये कार्यक्रम व्यक्तिगत बदलाव को सामाजिक बदलाव से जोड़ता है। तो अगर संक्षेप में देखें तो गांधी का रचनात्मक कार्यक्रम सिर्फ चरखा काटना या खादी पहनना नहीं था, हालांकि वो उसके जरूरी हिस्से थे। बिल्कुल। ये सत्य, अहिंसा, बराबरी और सबसे दीनहीन व्यक्ति के विकास के सिद्धांतों पर आधारित जमीनी स्तर से सच्चे स्वराज यानी पूर्ण स्वराज के निर्माण का एक होलिस्टिक खाका था। हाँ, एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। ये व्यक्ति की चेतना से शुरू होकर समुदाय और फिर राष्ट्र के दोबारा निर्माण तक जाने का एक अहिंसक रास्ता था। बिल्कुल सही। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हुए चलते हैं। गांधी जी ने माना था कि इस कार्यक्रम के लिए अदम्य इच्छा शक्ति
और लगातार सामूहिक कोशिश चाहिए। उन्होंने इसकी मुश्किलें, जैसे तालमेल बिठाने की चुनौती और लोगों की संभावित उदासीनता या मजाक, करोड़ों लोग कभी भी सहयोग नहीं करेंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे, को भी माना था। हाँ, उन्होंने उसे स्वीकार किया था। तो आज की जो बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, बढ़ती हुई असमानता है, समाज में जो ध्रुवीकरण है, इनको देखते हुए गांधी के इन सिद्धांतों सत्य, अहिंसा, बराबरी, आत्मनिर्भरता, सामुदायिक जिम्मेदारी से प्रेरणा लेकर कौन सी छोटी या बड़ी रचनात्मक कार्यवाहियां व्यक्तिगत या सामुदायिक स्तर पर न सिर्फ संभव है बल्कि शायद जरूरी भी हैं। ये सोचने वाली बात है। वो अदम्य इच्छा शक्ति आज कहां से आ सकती है और कैसे उसे ऐसे पॉजिटिव रचनात्मक बदलावों की ओर मोड़ा जा सकता है, बजाय इसके कि वो सिर्फ प्रतिक्रिया या विरोध तक ही सिमट कर रह जाए। उनका रचनात्मक कार्यक्रम। जी हाँ, हमारे पास गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम स्वराज के सूत्र किताब की कुछ अंश हैं, तो इनके जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि गांधी जी के लिए सच्ची आजादी मतलब स्वराज का असल मतलब क्या था। और ये बात सिर्फ राजनीतिक आजादी की नहीं थी, है ना? मतलब अंग्रेजों से छुटकारा पाना भर नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये तो कहीं ज्यादा गहरी बात थी। समाज को, व्यक्ति को अंदर से बदलना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, एक पूरी कह सकते हैं रूपरेखा थी ये। सही कहा। गांधी जी इसे ही स्वराज की बुनियाद मानते थे। असल में ये कार्यक्रम स्वराज की इमारत के, आप कह सकते हैं, खंभे थे। हाँ, इसमें आप देखिए, सामाजिक एकता भी है, आर्थिक आत्मनिर्भरता भी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ तक कि व्यक्तिगत चरित्र निर्माण पर भी जोर है। समाज का शायद ही कोई पहलू बचा हो। तो चलिए फिर आज इसी पर गहराई से बात करते हैं, एक एक करके इन सूत्रों को समझते हैं। बिल्कुल। देखते हैं कि गांधी जी इन्हें स्वराज के लिए इतना अहम क्यों मानते थे। तो शुरुआत कहाँ से करें? सामाजिक सद्भाव और समानता से करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें सबसे पहले जिक्र आता है सांप्रदायिक एकता का। गांधी जी के लिए सिर्फ कोई मतलब राजनीतिक जरूरत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो इसे दिल का अटूट बंधन कहा था। उनका कहना था कि हर भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे दूसरे के धर्म का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना वो अपने धर्म का करता है। और ये सम्मान सिर्फ कहने भर का नहीं, व्यक्तिगत स्तर पर दोस्ती होनी चाहिए, दिलों का रिश्ता। हाँ, व्यक्तिगत मित्रता पर बहुत जोर था। और देखिए, ये जो दिल का रिश्ता है, ये सिर्फ अलग अलग धर्मों के बीच नहीं, बल्कि गांधी जी हिंदू समाज के अंदर भी इसकी जरूरत महसूस करते थे। आप अस्पृश्यता निवारण की बात कर रही हैं। जी हाँ, इसी से जुड़ा है अस्पृश्यता निवारण का मुद्दा। गांधी जी इसे हिंदुत्व पर लगा हुआ कलंक मानते थे। बहुत सख्त शब्द हैं ये। बहुत सख्त। वो कहते थे कि अगर हिंदुत्व को जिंदा रहना है तो इस कलंक को मिटाना ही होगा। ये कोई एहसान नहीं, ये न्याय की मांग है। उन्होंने सवर्ण हिंदुओं से सीधी अपील की, कहा कि वे हरिजनों से दोस्ती करें, उनका वो निकृष्ट एकाकीपन, मतलब समाज से जो बिल्कुल कटे हुए थे, उस दर्दनाक हालत को खत्म करें। ये मानना पड़ेगा कि ये काम आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने खुद माना है कि ये स्वराज निर्माण का सबसे कठिन लेकिन अनिवार्य हिस्सा है। इसके बिना स्वराज अधूरा है। सच में समाज के अंदर की गांठें जब तक न खुले, बाहरी आजादी का क्या मतलब? सही बात। और इसी से जुड़ा हुआ महिलाओं की स्थिति का सवाल, इस पर भी गांधी जी के विचार बहुत साफ थे। हाँ, बहुत प्रगतिशील विचार थे उस समय के हिसाब से। उन्होंने साफ कहा कि ये जो रीति रिवाज हैं, जो कानून हैं, जिन्होंने महिलाओं को दबा रखा है, ये पुरुषों ने बनाए हैं। राय तक नहीं ली गई। तो उनका कहना था कि एक अहिंसक समाज अगर बनाना है तो उसमें महिलाओं को पुरुषों के बिल्कुल बराबर अधिकार मिलने चाहिए और अपनी किस्मत, अपना भाग्य खुद तय करने का पूरा हक होना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें उन्होंने पुरुषों की जिम्मेदारी तय की, उनसे आग्रह किया कि भाई महिलाओं को अपनी जायदाद या कोई भोग विलास की वस्तु मत समझो। वो आपकी सच्ची साथी हैं, सहयोगी हैं। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगती है, उन्होंने कहा कि ये बदलाव कहीं बाहर से नहीं आएगा, ये घर से शुरू करना होगा। घर से? कैसे? अपनी पत्नियों को, माताओं को, बेटियों को बराबर का सम्मान दो, उन्हें सिर्फ सजावट की चीज मत समझो, और अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो कोशिश करो कि उन्हें पढ़ाओ। ये कितना व्यवहारिक, जमीनी नजरिया है ना? हाँ, बहुत प्रैक्टिकल बात कही। चलिए अब जरा आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हैं। ये भी स्वराज का एक बहुत मजबूत स्तंभ था। यकीनन। और यहाँ सबसे पहले किसका नाम आता है? खादी का। खादी। बिल्कुल। खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं था गांधी जी के लिए, ये तो आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था।
हाँ, ये सिर्फ विदेशी कपड़ों का बायकॉट करने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। ये एक पूरी स्वदेशी मानसिकता अपनाने का आह्वान था। ये स्वदेशी मानसिकता क्या थी, जरा और खोलिए इसे। इसका मतलब था कि भारत की जो ज़रूरतें हैं, खासकर गांवों की, वो गांव में ही पूरी हों। गांव वालों की मेहनत से, उनके हुनर से। शहर जो गांवों का शोषण करते आए थे, उस चक्र को उल्टाना था। अच्छा। जैसा किताब में भी कहा गया है, ये वर्तमान में चल रही प्रक्रिया को उल्टा करना था। समझ रहे हैं? ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं, ये सोच बदलना था। ये गुलामी वाली मानसिकता से बाहर आना था कि हम अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकते हैं। इसीलिए नेहरू जी ने इसे भारत की स्वतंत्रता का पहनावा कहा था। क्या खूब कहा है। बहुत खूब। और खादी अकेली नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। गांधी जी ने कई और ग्रामीण उद्योगों पर भी उतना ही जोर दिया। जैसे हाथ चक्की से आटा पीसना, हाथ से चावल कूटना, गांव में गुड़ बनाना, साबुन बनाना, कागज बनाना, माचिस तक गांव में बनाने की बात थी। चमड़ा रंगना, तेल निकालना, ये सब। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये सब खादी के सहायक हैं। इनके बिना खादी अकेली खड़ी नहीं रह सकती, गांव की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। वो चाहते थे कि लोग इन गांव की बनी चीजों को इस्तेमाल करने में गर्व महसूस करें। ये नहीं कि शहर का या विलायती माल बेहतर है। बिल्कुल। उस सोच को बदलना था। और इन सब के पीछे जो मूल विचार था, वो था आर्थिक समानता लाना। अमीर और गरीब के बीच की खाई बांटना। हाँ, गांधी जी मानते थे कि ये जो गहरी खाई है अमीर गरीब के बीच, ये अहिंसक स्वराज के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। उनका मानना था कि धन और सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में ना रहे, बल्कि उसका इस्तेमाल सबके भलाई के लिए हो। उन्होंने तो चेतावनी भी दी थी कि अगर अमीर लोग खुद से स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का ट्रस्टी बनकर सबके हित में काम नहीं करेंगे तो फिर एक दिन हिंसक क्रांति होगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये एक बहुत गहरी सामाजिक और आर्थिक समझ थी उनकी। वाकई ये सिर्फ चरखा काटने से कहीं आगे की बात थी। चलिए अब स्वास्थ्य, शिक्षा और भाषा जैसे मुद्दों पर आते हैं। हाँ, ये भी बहुत अहम है। गांधी जी गांव की सफाई की हालत देखकर कहते हैं बहुत दुखी होते थे। हाँ, उन्होंने लिखा भी है इस बारे में कि गांव में घुसते ही गंदगी दिखती है, गोबर के ढेर लगे हैं, बदबू आती है, सड़कों का, तालाबों का बुरा हाल है। कहते थे कि हम खुद तो रोज नहा लेते हैं, लेकिन अपने कुएं, अपने तालाब, उन्हें गंदा करने में हमें कोई हिचक नहीं होती। और ये सीधी सीधी बीमारियों को दावत देना है। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने स्वास्थ्य और स्वच्छता की शिक्षा को रचनात्मक कार्यक्रम का एक बहुत जरूरी हिस्सा बनाया। वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वाले सिद्धांत पर बहुत जोर देते थे। मेंस साना इन कॉर्पोरे सानो, है ना? हाँ। उनका मानना था कि अगर लोग सफाई और सेहत के नियम सीख लें और उन्हें माने, तो भारत में जो इतनी बीमारियां हैं, इतनी गरीबी है, उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। और उन्होंने मन और शरीर के जुड़ाव पर भी बल दिया था, है ना? हाँ, कि मन स्वस्थ होगा तो हिंसा नहीं होगी, शरीर स्वस्थ रखना है तो नियमों का पालन करना ही होगा। दोनों जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब शिक्षा की बात करें तो उनका वो नई तालीम का विचार। हाँ, आधारभूत शिक्षा, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। ये उस समय की जो रटन थवाली अंग्रेजी शिक्षा थी, उसका एक विकल्प था। बिल्कुल, ये शिक्षा गांव पर आधारित थी। इसमें बच्चों को सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं दिया जाता था। तो क्या होता था? उसके साथ साथ कोई ना कोई दस्तकारी, कोई हुनर सिखाया जाता था, शारीरिक मेहनत करवाई जाती थी, ताकि बच्चे अपनी जमीन से जुड़े, हाथ से काम करना सीखें, आत्मनिर्भर बने। दिमाग के साथ साथ हाथ का भी विकास हो। मतलब शिक्षा को जीवन से जोड़ने की कोशिश। एकदम सही। और सिर्फ बच्चों की नहीं, उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा की भी बात की। हाँ, बड़ों की शिक्षा। लेकिन उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान देना नहीं था। तो फिर? जैसा स्रोत बताते हैं, उनके लिए इसका मतलब था लोगों को सही राजनीतिक शिक्षा देना। राजनीतिक शिक्षा मतलब उन्हें अपने देश के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना, और वो भी बिना किसी डर के। अच्छा। उनका मानना था कि जब तक लोग राजनीतिक रूप से सजग नहीं होंगे, तब तक स्वराज कैसे आएगा? ये तो बस एक सपना रह जाएगा। वो इसे इतना बुनियादी हक मानते थे कि कहते थे अगर सरकार इसमें रुकावट डाले तो इसके लिए लड़ना भी पड़े तो लड़ो। ये तो बहुत मजबूत बात है जी। और भाषा का सवाल भी गांधी जी के लिए बहुत अहम था। हाँ, बहुत अहम। उन्होंने महसूस किया कि ये जो अंग्रेजी का दबदबा है, इसने पढ़े लिखे लोगों और आम जनता के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है।
हम अपनी मातृभाषाओं में गहराई से सोच नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। नतीजा ये हुआ कि स्वराज का जो आंदोलन था वो आम लोगों तक उनकी अपनी भाषा में ठीक से पहुंच ही नहीं पाया। और वो उसमें पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाए। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने मातृभाषाओं के विकास पर, उनके इस्तेमाल पर बहुत जोर दिया। लेकिन पूरे देश को जोड़ने के लिए एक भाषा तो चाहिए थी। हाँ, एक संपर्क भाषा की जरूरत तो उन्होंने भी महसूस की और इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तानी का प्रस्ताव रखा। हिंदुस्तानी यानी हिंदी और उर्दू का सरल मिला-जुला रूप, जिसे देवनागरी लिपि में भी लिखा जा सके और फारसी लिपि में भी। अच्छा, दोनों लिपियों में। हाँ, इसे चुनने का कारण ये था कि उत्तर भारत में इसे हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े पैमाने पर बोलते समझते थे और बाकी लोगों के लिए भी इसे सीखना सापेक्षिक रूप से आसान था। मकसद था एक ऐसी भाषा बनाना जो पूरे भारत को जोड़ सके। जी, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक संवाद आसानी से हो सके। चलिए अब कुछ खास समूहों और कार्यक्रम के कुछ और पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। हाँ, जरूर। किसान। गांधी जी ने किसानों को तो स्वराज की बुनियाद ही बताया था। बिल्कुल, भारत किसानों का देश है, वो कहते थे। और उनका मानना था कि अगर किसान अपनी अहिंसक शक्ति को पहचान लें, मतलब एकजुट हो जाएं, अन्याय का शांति से विरोध करें, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें झुका नहीं सकती। हाँ, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का उदाहरण भी दिया। वो किसानों का ही तो अहिंसक आंदोलन था और उसने पूरे देश को एक नई राह दिखाई थी। सही बात है। किसानों के साथ साथ मजदूरों के बारे में क्या विचार थे? शहरी मजदूरों के संगठन पर भी उनका ध्यान था। उन्होंने अहमदाबाद की जो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन थी, जिसे मजूर महाजन संघ भी कहते हैं, हाँ, सुना है उसके बारे में। उसे एक आदर्श मॉडल की तरह पेश किया। ये यूनियन सिर्फ हड़तालें नहीं करती थी, तो सच्चाई, आपसी सहयोग के सिद्धांतों पर चलती थी। मजदूरों के लिए अस्पताल चलाती थी, स्कूल, सस्ते घर बनवाती थी और मालिकों के साथ अगर कोई झगड़ा होता था तो बातचीत और मध्यस्थता से सुलझाती थी। अच्छा, हड़ताल आखिरी रास्ता था? हाँ, और सबसे अहम बात, ये किसी राजनीतिक पार्टी के असर में नहीं थी, स्वतंत्र थी। गांधी जी चाहते थे कि देश के सारे मजदूर संगठन इसी तरह काम करें। ये तो बहुत अलग नजरिया है ट्रेड यूनियन का। जी। अच्छा, किसानों और मजदूरों के अलावा और कौन से समूह थे जिन पर ध्यान दिया गया? समाज के वो वर्ग भी थे जिन्हें अक्सर आप कह सकते हैं मुख्य धारा से बाहर समझा जाता था, जैसे आदिवासी। हाँ, ट्राइबल कम्युनिटीज। गांधी जी का मानना था कि भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में राष्ट्रीय एकता तब तक सच्ची नहीं हो सकती जब तक हर समुदाय, हर समूह ये महसूस ना करे कि वो भी इस राष्ट्र का एक सम्मानित हिस्सा है। तो आदिवासियों की जो अपनी अलग संस्कृति है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको समझना और उनकी सेवा करना उन्हें राष्ट्र से जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी था। ये बात तो है। एकता का मतलब सबको साथ लेके चलना है। बिल्कुल। इसी तरह कुष्ठ रोगियों की सेवा को भी उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल किया। लेप्रेसी पेशेंट्स, उस समय तो बहुत भेदभाव होता था उनके साथ। बहुत ज्यादा। समाज से बाहर निकाल दिया जाता था, लोग डरते थे, घृणा करते थे। गांधी जी ने इसे घोर हृदयहीनता कहा। उन्होंने माना कि ये भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है और समाज का, खासकर जो संपन्न वर्ग है, उसका ये फर्ज है कि वो इन बीमार लोगों की देखभाल करें। उन्होंने ईसाई मिशनरियों के काम की तारीफ भी की इस क्षेत्र में। अच्छा। इसे उन्होंने सच्ची अहिंसक सेवा माना। और विद्यार्थी, स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश था? अरे, विद्यार्थियों के लिए तो गांधी जी ने एक पूरी आचार संहिता ही बना दी थी। वो उन्हें भविष्य का निर्माता मानते थे। हाँ, क्या था उसमें? उसमें सिर्फ ये नहीं था कि पढ़ाई पर ध्यान दो, बल्कि आत्म अनुशासन पर जोर था। जैसे रोज कताई करो, खादी पहनो, सादा जीवन जियो। अच्छा। सामाजिक जिम्मेदारी की बात थी, जैसे सांप्रदायिक भेदभाव मत करो, हरिजनों से दोस्ती करो, छुट्टियों में गांव जाकर सफाई करो। और एक राष्ट्रीय नजरिया अपनाने की बात थी। राष्ट्रभाषा सीखो, अपनी मातृभाषा का सम्मान करो, हमेशा अहिंसक रहो, निडर बनो, संयम रखो। काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने छात्रों को उस समय की जो पार्टी पॉलिटिक्स थी और जो हड़तालें वगैरह होती थी, उनसे दूर रहने को कहा था। क्यों? शायद इसलिए कि वो चाहते थे कि छात्र पहले अपना चरित्र बनाएं, अपनी पढ़ाई पूरी करें, समाज सेवा सीखें, उसके बाद राजनीति में आएं। ये एक अलग दृष्टिकोण है। फिर गौ सेवा का मुद्दा भी है, जो अक्सर चर्चा में रहता है। हाँ, काउ प्रोटेक्शन। गांधी जी के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो उसे एक करुणा का काव्य कहते थे। एक ऐसा प्राणी जो हमें बाकी जीव जगत से जोड़ता है। धार्मिक भावना तो थी ही,
लेकिन उन्होंने भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था में गाय के व्यावहारिक महत्व पर भी बहुत जोर दिया। जैसे दूध मिलता है, खेती के लिए बैल मिलते हैं, खाद के लिए गोबर मिलता है, यहाँ तक कि मरने के बाद चमड़ा, हड्डी, सींग सब काम आते हैं। हाँ, ये तो है। इसीलिए उन्होंने गौ रक्षा पर जोर दिया और साथ ही गायों की नस्ल सुधारने की भी बात कही। अच्छा, और आखिर में एक और अहम मुद्दा, मद्य निषेध। हाँ, प्रोहिबिशन। इस पर तो गांधी जी का रुख बहुत ही सख्त था। हाँ, उनका वो मशहूर कथन है ना जी, कि अगर उन्हें सिर्फ 1 घंटे के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो वो सबसे पहला काम यही करेंगे कि बिना कोई मुआवजा दिए शराब की सारी दुकानें बंद करवा देंगे। इतना सख्त। हाँ, वो मानते थे कि शराबखोरी व्यक्ति को, परिवार को और पूरे समाज को, तीनों को बर्बाद करती है। लेकिन इसे रोकने के लिए उन्होंने सिर्फ कानून पर निर्भर रहने की बात नहीं की। उन्होंने रचनात्मक कार्यकर्ताओं से, खासकर महिलाओं और विद्यार्थियों से अपील की कि वे लोगों के पास जाएं, उन्हें प्यार से समझाएं और इस लत से बाहर निकालने में मदद करें। मतलब सामाजिक स्तर पर भी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, कानून के साथ साथ जन जागरण भी जरूरी है। तो ये थे गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के कुछ मुख्य बिंदु। हमने बात की सांप्रदायिक एकता की, अस्पृश्यता निवारण की, खादी और ग्रामोद्योग से आत्मनिर्भरता की। हाँ, फिर नई तालीम, स्वास्थ्य और सफाई, महिलाओं का उत्थान, किसानों और मजदूरों का अहिंसक संगठन, आदिवासियों और कुष्ठ रोगियों की सेवा, विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण, गौ सेवा और नशा मुक्ति। जी, ये सब मिलकर स्वराज की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज्यादा गहरी है, कहीं ज्यादा व्यापक है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ कुछ करने वाले कामों की लिस्ट नहीं थी, ये असल में जीवन जीने का एक नजरिया था, एक पूरा दर्शन था। ये समाज को अंदर से मजबूत बनाने का एक खाका था। और यहीं पर शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। गांधी जी ने इन सभी रचनात्मक कामों को स्वराज की, मतलब सच्ची आजादी की अनिवार्य शर्त माना था। आज के भारत को अगर हम देखें, जहां आर्थिक असमानता है, सामाजिक तनाव है, पर्यावरण की बड़ी चुनौतियां हैं, हाँ, ये सब समस्याएं तो हैं। तो सवाल ये उठता है कि गांधी जी की ये सिद्धांत, उनका ये रचनात्मक कार्यक्रम आज भी कितना प्रासंगिक है। क्या आज की इन बदलती हुई परिस्थितियों में इन विचारों को किसी नए ढंग से अपनाकर हम एक ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा टिकाऊ समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है। जी, इस पर विचार किया जाना चाहिए। कौन सा? यह है संस्थाओं के लिए गांधीवादी आचार संहिता। इसके कुछ हिस्से हैं हमारे पास। अच्छा, गांधी जी की आचार संहिता। हाँ, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी जो रचनात्मक कार्यक्रम चलाने वाली संस्थाएं थीं, उनके लिए क्या नियम, क्या सिद्धांत जरूरी मानते थे। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, मुझे लगता है आज भी ये सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद भी यही है कि इन नियमों के पीछे की जो सोच है उसको पकड़ें। सही। कि गांधी जी के हिसाब से कोई संस्था असल में सफल कब मानी जाती है, सिर्फ टारगेट पूरा करने से, या कुछ और भी है। हाँ, और एक अच्छा लीडर, मतलब निर्देशक, उसमें क्या गुण होने चाहिए, सदस्यों की क्या जिम्मेदारी है, और वो पैसे वाला मामला। हाँ, वो तो बहुत ही अनोखा है। बिल्कुल। तो ये सवाल आज भी उतने ही रेलेवेंट है, शायद ज्यादा भी। हाँ, और ये सिर्फ एक नियमों की लिस्ट नहीं लगती मुझे, पढ़कर लगा कि ये तो एक पूरा दर्शन है, एक फिलॉसफी है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और मुझे लगता है सबसे बुनियादी सवाल, गांधी जी के हिसाब से किसी संस्था की असली जान, उसकी सफलता, वो किस चीज पर टिकी होती है? लगता है ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूरा करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, गांधी जी ने सफलता के लिए 3, आप कह सकती हैं, मुख्य स्तंभ बताए। ओके। पहला तो जाहिर है, संस्था के जो उद्देश्य हैं उनके लिए गहरा जुनून, एक उत्साह। हाँ, वो तो चाहिए ही। उसके बिना तो कोई गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि संस्था के जो नियम हैं उनका सिर्फ ऊपरी तौर पर पालन नहीं, अच्छा, बल्कि उनकी भावना को समझना और उसके साथ काम करना। मतलब सिर्फ टिक बॉक्स करने जैसा नहीं। मतलब दिल से मानना। और तीसरा है संस्था का मैनेजमेंट, सदस्य और कर्मचारी, उन सब के बीच भाईचारे और एकता की एक सच्ची भावना। भाईचारा और एकता। हाँ, और गांधी जी यहाँ तक कहते हैं कि अगर इन 3 में से एक भी चीज गायब हो, जुनून, नियम की आत्मा का सम्मान या वो आपसी भाईचारा,
तो बाकी सब कुछ ठीक होते हुए भी, जैसे मान लीजिए पैसा अच्छा है, नाम अच्छा है, संस्था अंदर से मृत हो सकती है। मृत, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही वजनदार शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। हाँ, मतलब बाहरी सफलता काफी नहीं है, अंदरूनी नहीं। सेहत बिल्कुल वो सबसे जरूरी है। बिल्कुल। यही गांधी जी का केंद्रीय विचार है। उनके लिए जो प्रोसेस है, काम करने का तरीका और उसमें जो लोग शामिल हैं, उनके आपसी रिश्ते, वो उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना कि एंड रिजल्ट। अच्छा, तो ये 3 चीजें, जुनून, नियम की भावना और भाईचारा, ये मिलकर ही संस्था को सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि एक जीवित, सांस लेती हुई इकाई बनाते हैं। मेरे हिसाब से ये पहली और सबसे बड़ी सीख है इस दस्तावेज से। समझ गया। हाँ। ये तो मतलब नींव हो गई। हाँ, अब आते हैं उस व्यक्ति पर जो इस नींव पर इमारत खड़ी करता है, संस्था का निर्देशक। गांधी जी ने उन्हें संस्था की धुरी कहा है, बिल्कुल धुरी। यानी उनकी भूमिका तो भाई बेहद अहम मानी गई है। निश्चित रूप से संस्था चलेगी या डूबेगी, ये काफी हद तक निर्देशक के अपने डेडिकेशन पर, वो खुद नियमों का कितना पालन करता है, सदस्यों के साथ उसका बर्ताव कैसा है और उसकी मेहनत, इन सब पर निर्भर करता है। गांधी जी यहाँ एक बड़ी दिलचस्प उपमा देते हैं। क्या? एक सक्षम कमांडर इन चीफ टी। कमांडर इन चीफ, ये थोड़ा मतलब सख्त नहीं लगता? मिलिट्री जैसा? हाँ, सुनने में लगता है, लेकिन इसमें एक बैलेंस है। कमांडर जैसा अनुशासन और नियम पालन करवाने की क्षमता तो होनी चाहिए। हाँ, लेकिन साथ ही उसे अपने सैनिकों यानी सदस्यों का प्यार और आदर भी जीतना है। उसे उन पर गर्व होना चाहिए। अच्छा, मतलब सिर्फ हुक्म चलाने वाला तानाशाह नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक प्रेरणा देने वाला लीडर। गांधी जी साफ कहते हैं कि सत्ता का नशा और सदस्यों में रुचि न लेना, ये संस्था के लिए जहर की तरह है। और इससे बड़े बड़े फासलों की बात नहीं है ना? दस्तावेज में मैंने पढ़ा कि निर्देशक को छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। सदस्यों की देखभाल माँ जैसी करनी चाहिए। हाँ, ये माँ जैसी देखभाल वाली बात थोड़ी अजीब नहीं लगती एक प्रोफेशनल माहौल में? ये गांधी जी के मानवीय पक्ष को दिखाता है। उनका मतलब था गहरी संवेदना और परवाह, केयर। अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही करना, अपने नीचे काम करने वालों को समकक्ष समझना, बराबर, यहाँ तक कि सबसे छोटे कर्मचारी से भी दोस्ती का व्यवहार रखना। अच्छा। और ये सोचना कि ये जो पद मुझे मिला है, ये मेरी कोई खास काबिलियत से ज्यादा मेरे साथियों के प्यार और भरोसे से मिला है। ये विनम्रता, ये ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। यानी अधिकार के साथ गहरी जिम्मेदारी और विनम्रता का संगम। अच्छा, और जूनियर सदस्यों की सलाह के बारे में क्या? अक्सर देखा जाता है कि लीडर्स इसे नजरअंदाज कर देते हैं। गांधी जी इस पर बहुत स्पष्ट थे। निर्देशक को सबसे जूनियर साथी की सलाह भी ध्यान से और आदर से सुननी चाहिए। अगर उसमें दम लगे तो उसे अपनाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, और अगर सलाह ठीक ना लगे तो डांट कर या नजरअंदाज करके नहीं, बल्कि प्यार से अपना नजरिया समझाना चाहिए। संवाद मतलब 2 वे होना चाहिए। बात तो सही है। और कुछ व्यक्तिगत आदतों पर भी जोर दिया गया है, जैसे कान का कच्चा ना होना, किसी के बारे में तुरंत राय ना बना लेना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। निर्देशक को सुनी सुनाई बातों पर एकदम यकीन नहीं करना चाहिए। बिना सबूत के किसी के लिए मन में गांठ बांध लेना या किसी एक की तारीफ करके दूसरों को नीचा दिखाना, ये सब भेदभाव और पक्षपात की निशानियां हैं। इनसे हर हाल में बचना चाहिए। सही। गांधी जी साफ कहते हैं कि नियम पालन करवाने के लिए सख्ती या खराब भाषा का इस्तेमाल करना, ये असल में निर्देशक की अपनी कमजोरी और अयोग्यता दिखाता है। अच्छा। हाँ, लीडरशिप डर से नहीं, प्रभाव से पैदा होती है। वाकई निर्देशक से उम्मीदें तो बहुत ही ज्यादा हैं। अनुशासन, हमदर्दी, निष्पक्षता, खुलापन, विनम्रता। बाप रे, ये संतुलन साधना तो किसी तपस्या से कम नहीं लगता होगा। है तो। लेकिन चलिए, संस्था सिर्फ निर्देशक से तो नहीं बनती। बिल्कुल। सदस्य भी उतने ही अहम हैं। अगर सैनिक ही साथ न दें तो कमांडर बेचारा क्या करेगा? तो सदस्यों के लिए गांधी जी ने क्या दिशा निर्देश दिए? सदस्यों के लिए भी गांधी जी की पहली शर्त वही है, आपसी भाईचारा और एकता। फिर से वही बात। हाँ, क्योंकि अगर सदस्य ही आपस में लड़ते रहेंगे, गुटबाजी करेंगे, तो संस्था का जो असल मकसद है वो पीछे छूट जाएगा। सही बात है। दूसरी बात, उन्हें अपने अधिकारी की बात माननी होगी, वरना संगठन में अनुशासनहीनता और आलस्य फैल जाएगा। पर ये बात मानना कैसा हो? मतलब सिर्फ डर से या मजबूरी में? यही गांधी जी एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट लाते हैं, मानसिक सहयोग। मानसिक सहयोग, ये क्या है?
इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो कहा गया है वो कर दिया, मशीन की तरह। हाँ। इसका मतलब है कि अगर आप निर्देशक की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं तो उसे ऐसे करें जैसे वो आपकी अपनी इच्छा हो। अच्छा। काम को अपना मानकर पूरे दिल से, खुशी से करना। ये सिर्फ बाहरी आज्ञा पालन नहीं है, बल्कि अंदर की सहमति और प्रतिबद्धता है। वाह, मानसिक सहयोग है तो ये तो बहुत ऊंची मांग है। लेकिन अगर कोई सदस्य किसी नियम या आदेश से सहमत न हो, मान लीजिए उसे वो अव्यवहारिक लगे, प्रैक्टिकल ना लगे, तो गांधी जी का रास्ता है सीधा संवाद, ट्रांसपेरेंसी। ओके। सदस्य को निर्देशक के पास जाकर अपनी शंका या असहमति बतानी चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक वो पूरी तरह संतुष्ट न हो जाए, उसे निर्देशक को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए बातचीत के बाद भी असहमति बनी रहे तो फिर क्या? यहाँ गांधी जी एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क करते हैं। क्या? अगर नियम या आदेश सदस्य को सिर्फ अव्यवहारिक लगता है, प्रैक्टिकल नहीं लगता, लेकिन वो सत्य या धर्म के खिलाफ नहीं है, अच्छा। तो सदस्य को उसका पालन करना चाहिए। अनुशासन महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर सदस्य को लगता है कि कोई नियम या आदेश सीधे सीधे सत्य और धर्म के विरुद्ध है, तो उसे उस संस्था को छोड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्या? संस्था छोड़ने के लिए? हाँ, सिद्धांत जो है वो व्यक्तिगत सुविधा या संस्था में बने रहने से ऊपर हैं। अरे बाप रे, यानी सत्य और धर्म के लिए संस्था भी छोड़ी जा सकती है। ये तो बहुत बड़ा स्टैंड है। बिल्कुल। और व्यक्तिगत कमजोरी के बारे में भी कुछ कहा गया ना, अगर कोई नियम मान नहीं पा रहा हो तो? हाँ, अगर कोई नियम सत्य धर्म के विरुद्ध नहीं है, पर कोई सदस्य अपनी किसी निजी कमजोरी की वजह से उसका पालन नहीं कर पा रहा, तो गांधी जी कहते हैं कि उसे खुद ही संस्था के हित में पीछे हट जाना चाहिए। अपने आप हट जाना चाहिए। हाँ, ये आत्म मूल्यांकन और संस्था को प्राथमिकता देने की बात है। ये तो बहुत ही ऊंचे नैतिक मापदंड है भाई। अच्छा, एक और बात। हाँ। सदस्यों के आपसी झगड़ों या किसी के बर्ताव पर शक हो, हाँ। तो उसे कैसे सुलझाया जाए? आजकल तो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पर ही लड़ाई शुरू हो जाती है। हाँ, हाँ, गांधी जी का तरीका बहुत सीधा और साफ था इसके लिए। क्या था? अगर किसी सदस्य से मतभेद है या उसके किसी काम पर शक है, तो सबसे पहले सीधे उसी व्यक्ति से बात करें। अच्छा, डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट, खुलकर, सम्मान से। अगर वहां बात नहीं बनती, तब अपने अधिकारी को बताएं और फैसला उन पर छोड़ दें। मतलब सीधे सबसे बड़े बॉस के पास शिकायत लेके नहीं दौड़ना है? बिल्कुल नहीं। जब तक आपने संबंधित व्यक्ति से बात नहीं की और अपने ठीक ऊपर के अधिकारी को नहीं बताया, तब तक मामले को ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। एक प्रक्रिया है, उसका सम्मान करना जरूरी है। और सबसे खतरनाक चीज गांधी जी के अनुसार है कानाफूसी और पीठ पीछे बातें करना, गॉसिप। कानाफूसी, इस पर तो लगता है गांधी जी बहुत सख्त थे। बेहद। वो कहते हैं कि सदस्यों की गलतियों या कमजोरियों पर चुपके या पीठ पीछे बात करना, ये संस्था के लिए जहर है। जहर? हाँ, इससे संस्था अंदर से खोखली हो जाती है, उसमें झूठ, बुराई और घमंड भर जाता है। अगर कोई बात है तो हिम्मत करके संबंधित व्यक्ति से कहें या जिम्मेदार अधिकारी को बताएं, वरना चुप रहें। ये पारदर्शिता और सीधा संवाद, ये संस्था की जान है। कमाल है। मतलब सीधा संवाद, सत्य पर अड़िग रहना, जरूरत पड़े तो संस्था छोड़ देना और कानाफूसी से बिल्कुल बचना, ये नियम तो आज की किसी भी टीम या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने जरूरी लगते हैं। है ही। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जिसके बिना कोई संस्था चल ही नहीं सकती, पैसा। जैसे रुक नहीं सकता। क्या? ये कैसे मुमकिन है? आजकल तो हर चीज के लिए फंड चाहिए, फंडिंग। यही गांधी जी का विश्वास था। उनका मानना था कि अगर कोई संस्था वाकई लोगों की भलाई के लिए पूरी ईमानदारी और लगन से काम कर रही है, तो समाज खुद उसकी जरूरतें पूरी करेगा। निर्देशक को बस अपने काम की उपयोगिता लोगों को समझानी होगी और जरूरत के हिसाब से मदद मांगनी होगी। और ये मेहनत भी सेवा का ही हिस्सा है। अच्छा, और वो बैंक में पैसा जमा करके उसके ब्याज पर निर्भर रहने के बारे में क्या? आजकल तो कई संस्थाएं, बड़ी एनजीओज यही करती हैं, कॉर्पस बनाती हैं। गांधी जी इसे बिल्कुल अनुचित मानते थे। अनुचित? हाँ, उनका तर्क था कि संस्था को जनता के ताजे समर्थन पर निर्भर रहना चाहिए, न कि जमा पैसे के ब्याज पर। उन्हें लगता था कि बहुत ज्यादा पैसा जमा हो जाना वो संस्था को आत्मसंतुष्ट, आलसी बना सकता है, उसे लोगों से काट सकता है। इसलिए आदर्श संस्था को जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा करने के लालच से बचना चाहिए। अरे वाह, मतलब ज्यादा पैसा होना भी खतरनाक हो सकता है। ये तो आज की बड़ी चैरिटीज और एनजीओज की सोच से एकदम उल्टा है।
वो तो ज्यादा से ज्यादा फंड जमा करने पर जोर देती हैं। बिल्कुल, ये उनके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से जुड़ता है। ट्रस्टीशिप? हाँ, कि संस्था के पास जो भी धन है वो जनता की अमानत है, जिसे जरूरत के हिसाब से सोच समझकर खर्च करना है, जमा करके रखना नहीं है। अच्छा, और खर्च करने में भी अत्यधिक सावधानी बरतनी है। सावधानी? कैसी सावधानी? गांधी जी कहते हैं कि जनता से मिले पैसे को खर्च करने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, खासकर भारत जैसे गरीब देश में। हाँ, ये बात तो है। हर पैसा कीमती है, इसलिए किफायत यानी मितव्ययता बहुत जरूरी है। फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। और हिसाब किताब का क्या? अकाउंटिंग वगैरह? उस पर तो पूरा जोर है। गांधी जी कहते हैं कि पाई पाई का हिसाब रखना चाहिए। पाई पाई का? हाँ, 1 रुपए का खर्च भी लिखा जाना चाहिए, पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, और ऑडिट यानी खातों की जांच किसी मान्यता प्राप्त सर्टिफाइड ऑडिटर से ही करवानी चाहिए, कोई ढिलाई नहीं। समझ गया। तो पैसे को लेकर नजरिया है जरूरत पर आधारित हो, संग्रह से परहेज किया जाए, खर्च में बेहद किफायत हो और हिसाब में पूरी पारदर्शिता। ये वाकई एक अलग ही आर्थिक दर्शन है संस्थाओं के लिए, है ना? तो कुल मिलाकर हमने देखा कि गांधी जी ने संस्थाओं के लिए सिर्फ नियम नहीं बनाए, बल्कि एक पूरा नैतिक और मानवीय ढांचा खड़ा किया। हाँ, इसमें आपसी रिश्तों की गर्माहट, लीडर की विनम्रता, सदस्यों की जिम्मेदारी, सत्य के प्रति निष्ठा और पैसे को लेकर एक लगभग आध्यात्मिक नजरिया, ये सब शामिल है। सही कहा आपने। ये सिद्धांत ये बताते हैं कि गांधी जी के लिए संस्थाएं सिर्फ काम निपटाने की मशीनें नहीं थीं। वे नैतिक और मानवीय मूल्यों को जीने और अभ्यास करने की एक तरह से प्रयोगशालाएं थीं। प्रयोगशालाएं, अच्छा शब्द है। हाँ, सफलता का पैमाना सिर्फ बाहर दिखने वाले नतीजे नहीं थे, बल्कि संस्था का आंतरिक चरित्र, उसका माहौल, उसके लोगों का आपसी व्यवहार और उनकी ईमानदारी भी थी। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज का जमाना बहुत अलग है। संस्थाओं पर, चाहे वो एनजीओ हों या कंपनियां, परफॉर्मेंस का, नतीजों का, फंडिंग का भारी दबाव है। ऐसे में गांधी जी के ये ऊंचे आदर्श, जैसे ज्यादा पैसा जमा न करना या व्यक्तिगत कमजोरी पर संस्था छोड़ देना या वो माँ जैसी देखभाल, ये कितने व्यवहारिक हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं आज? ये बड़ा सवाल है। क्या आज के दौर में इन आदर्शों और जमीनी हकीकत के बीच कोई रास्ता निकाला जा सकता है, कोई संतुलन बनाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है। ये है गांधी का रचनात्मक स्वराज कार्यक्रम। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये एक 19 सूत्रीय कार्यक्रम था और इसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज हासिल करना। लेकिन दिलचस्प बात यह है, और ये जानना जरूरी है, कि ये सिर्फ राजनीतिक आज़ादी, मतलब अंग्रेजों से आज़ादी, बस उतनी ही बात नहीं थी। जानकारी साफ कहती है कि इसमें सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता पर भी उतना ही, शायद उससे ज्यादा ही जोर था। और रास्ता वो था सत्य और अहिंसा का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच है। ठीक है, तो चलिए इस पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। ये पूर्ण स्वराज की जो अवधारणा है, जो सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, सामाजिक और आर्थिक भी थी, इसे थोड़ा और खोलते हैं। गांधी जी के लिए इसका असल मतलब क्या था? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से, मतलब इसी बिंदु से, इस पूरे कार्यक्रम की जो आत्मा है वो समझ में आती है। देखिए, जैसा कि उपलब्ध विवरण बताते हैं, पूर्ण स्वराज का मतलब सिर्फ ब्रिटिश झंडा उतारकर अपना झंडा फहरा देना, बस इतना नहीं था। गांधी के लिए इसका अर्थ बहुत गहरा था, ज्यादा बुनियादी था। वो एक ऐसे समाज का सपना देख रहे थे जहां सामाजिक स्तर पर कोई ऊंच नीच ना हो, बिल्कुल भी नहीं। जहां आर्थिक बराबरी हो, मतलब शोषण की गुंजाइश कम से कम हो। और सबसे अहम बात, ये जो पूरा ढांचा बनना था समाज का, ये नया रूप, ये सत्य और अहिंसा के अटूट सिद्धांतों पर खड़ा होना था। तो ये सिर्फ शासन बदलने की कोई कवायद नहीं थी। ये तो इंसान को, समाज को और उनके जो आपसी रिश्ते हैं उनको बदलने का एक बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था। इसमें एक नैतिक और, कह सकते हैं, आध्यात्मिक पहलू भी जुड़ा हुआ था। मैं समझ रही हूँ, मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता एक तरह से दरवाजा थी, बस वो दरवाजा खुलता और फिर असली काम शुरू होता, एक पूरी तरह से नए न्याय पर टिके समाज का निर्माण। तो आज़ादी अपने आप में मंजिल नहीं थी, वो तो एक जरिया थी उस मंजिल तक पहुंचने का। हाँ, ये नजरिया ही इसे शायद बाकी स्वतंत्रता आंदोलनों से थोड़ा अलग करता है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही।
और देखिए, इसी नजरिए को पकड़ते हुए जो जानकारी है वो बताती है कि कई सामाजिक वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं मानते, नहीं। वो इसे सामाजिक पुनर्विभाग, अंग्रेजी में कहें तो सोशल रीडिविजन के कार्यक्रम के तौर पर देखते हैं। और ये शब्द ही अपने आप में बहुत वजन रखता है, पुनर्विभाग। इसका सीधा मतलब है चीजों को फिर से बांटना, समाज की संरचना, उसके जो संसाधन हैं उनका बंटवारा, शक्ति का संतुलन, इन सबको नए सिरे से व्यवस्थित करना। तो ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये तो बुनियादी बदलाव का इशारा था। सामाजिक पुनर्विभाग, हम्म ये शब्द वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हम्म इसका मतलब ये हुआ कि समाज की जो उस वक्त की बनावट थी, जिसमें कई दिक्कतें थीं, कई खामियां थीं, उसे जड़ से बदलने की सोच थी। बिल्कुल। तो ये कार्यक्रम कौन सी खास सामाजिक समस्याओं को एड्रेस कर रहा था, किन बुराइयों पर निशाना था? हाँ, ये कार्यक्रम समाज में जो बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी थीं, ऐसी कई गंभीर समस्याओं पर सीधा प्रहार करता था। दस्तावेजों में सबसे पहले और सबसे ज्यादा जिक्र आता है अस्पृश्यता का, यानी छुआछूत। गांधी जी इसे हिंदू समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक मानते थे और इसकी पूरी तरह नाश को वो स्वराज की पहली शर्तों में गिनते थे। उनका साफ मानना था कि भाई, जब तक हम अपने ही समाज के एक हिस्से को अछूत मानते रहेंगे, हम नैतिक रूप से स्वराज के हकदार ही नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इसके साथ ही नशाखोरी की जो समस्या थी, उस पर भी बहुत जोर था। इसे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर एक बड़ी बुराई माना गया, जो इंसान की चेतना को, उसकी काम करने की क्षमता को, सबको नष्ट करती है। सही बात है। और तीसरी बड़ी समस्या थी बेरोजगारी, जो ना सिर्फ गरीबी और भुखमरी लाती थी, बल्कि लोगों में एक तरह की हताशा, आत्मसम्मान की कमी वो भी पैदा करती थी। गांधी का मानना था कि हर हाथ को काम मिलना चाहिए और वो काम सम्मानजनक होना चाहिए, इज्जत वाला काम। ये तीनों ही मुद्दे, छुआछूत, नशा, बेरोजगारी, ये तो आज भी हम देखते हैं, किसी न किसी रूप में समाज में मौजूद हैं। ये देखना वाकई महत्वपूर्ण है कि तब इन्हें कितनी प्राथमिकता दी गई थी। अच्छा, इन समस्याओं के अलावा क्या समाज के कुछ खास वर्गों पर भी ध्यान था? वो वर्ग जो शायद विकास की दौड़ में पीछे छूट गए थे। जी हाँ, और ये इस कार्यक्रम की एक और बहुत महत्वपूर्ण खासियत थी। इसका ध्यान सिर्फ समस्याओं को गिनने पर नहीं था, बल्कि समाज की जो सबसे कमजोर, सबसे हाशिए पर पड़े वर्ग थे, उनके उत्थान पर भी था। इसमें छोटे किसानों की बात थी, भूमिहीन मजदूरों की बात थी, जो अक्सर कर्ज और शोषण के जाल में फंसे रहते थे। आदिवासी या जो जनजातीय समूह हैं, उनके अधिकारों और उनकी संस्कृति को बचाने की चिंता भी इसमें साफ दिखती है। और एक बात जो बहुत मार्मिक है, वो ये कि कुष्ठ रोगियों की सेवा और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाने पर भी बहुत जोर था। आप सोचिए, उस समय कुष्ठ रोग को एक सामाजिक अभिशाप जैसा माना जाता था। रोगियों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता था। गांधी ने खुद उनकी सेवा करके एक मिसाल कायम की। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ मदद या दान पुण्य की बात नहीं थी, ये इन सभी वर्गों को सशक्त बनाने, उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में शामिल करने का एक बहुत ही ईमानदार प्रयास था। ये तो वाकई एक बहुत ही समावेशी, सबको साथ लेकर चलने वाला नजरिया लगता है। ऐसा लग रहा है कि कोशिश सिर्फ राजनीतिक आज़ादी पाने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे समाज की नींव रखने की थी जो अंदर से मजबूत हो, जहां कोई भी पीछे छूटा हुआ महसूस ना करे, जहां सब एक दूसरे की इज्जत करें। ये तो हुई समाज के अंदर की सफाई और कमजोरों को सहारा देने वाली बात। लेकिन भारत जैसा देश, इतनी विविधता, अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग, इनको एक साथ लाने के लिए, इनके बीच पुल बनाने के लिए क्या सोचा गया था? निश्चित रूप से इस कार्यक्रम का एक बहुत ही अहम स्तंभ था सांप्रदायिक एकता। गांधी और उनके जो सहयोगी थे, वो ये बहुत अच्छी तरह समझते थे कि भारत की असली ताकत उसकी अनेकता में एकता ही है। इसलिए अलग अलग धर्मों और समुदायों के बीच आपसी समझ बढ़ाना, सम्मान बढ़ाना, भाईचारा बढ़ाना, ये इस कार्यक्रम की एक मुख्य प्राथमिकता थी। बैठकों के जरिए, बातचीत के जरिए, साथ मिलकर काम करने के जरिए ये कोशिश होती थी कि धार्मिक पहचानें टकराव का कारण न बने, बल्कि एक साझा राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बने। ये माना गया कि स्वराज तब तक अधूरा है जब तक दिलों में एकता नहीं आती। ये बात तो आज भी उतनी ही सच लगती है। सांप्रदायिक सौहार्द तो किसी भी स्वस्थ समाज की एकदम बुनियाद है। अच्छा, ये तो हुआ एकता का सामाजिक पहलू। क्या आर्थिक स्तर पर भी लोगों को करीब लाने की कोई योजना थी? क्योंकि आर्थिक असमानता भी तो समाज को बहुत बांटती है। बिल्कुल, आर्थिक समानता का लक्ष्य भी इस कार्यक्रम के केंद्र में था। हालांकि इसे शायद आज के समाजवादी नजरिए से पूरी तरह नहीं देखना चाहिए।
गांधी का जोर इस बात पर ज्यादा था कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था बने जो शोषण से मुक्त हो। इसमें ग्रामोद्योग यानी गांवों में छोटे पैमाने पर चलने वाले जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने की बात थी, ताकि गांवों से शहरों की तरफ जो पलायन होता है वो रुके और लोग अपने ही माहौल में इज्जत की रोजी रोटी कमा सकें। खादी इसका सबसे बड़ा प्रतीक बन गई थी। हाँ, खादी तो प्रतीक थी ही। इसके पीछे सोच ये थी कि उत्पादन का विकेंद्रीकरण हो, मतलब प्रोडक्शन सेंट्रलाइज्ड न हो और लोगों के हाथ में आर्थिक शक्ति आए। ये सिर्फ अमीर गरीब की खाई पाटने की बात नहीं थी, बल्कि ये आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का भी मंत्र था कि हर गांव अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बने। यही तो ग्राम स्वराज का आधार था। अच्छा, यानी आर्थिक मॉडल भी ऐसा हो जो लोगों को जोड़े, उन्हें स्वावलंबी बनाए। ऐसा नहीं कि सारी ताकत और सारे संसाधन कुछ ही हाथों में सिमट जाएं। और एकता के लिए एक और पहलू का जिक्र आता है, भाषा। एक राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा देने की बात भी थी। इसके पीछे क्या सोच थी? इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा सा था, बेहतर संवाद और जुड़ाव। भारत एक बहुभाषी देश है और उस समय भी ये महसूस किया गया कि अगर पूरे देश के लोग एक दूसरे से आसानी से बात कर सकें तो आपसी समझ बढ़ेगी और राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। इसलिए हिंदुस्तानी, जो हिंदी और उर्दू का एक सरल मिला-जुला रूप था, उसे एक संपर्क भाषा, एक लिंक लैंग्वेज के रूप में बढ़ावा देने का विचार रखा गया। इसे किसी क्षेत्रीय भाषा पर थोपने की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी साझा जुबान बनाने की कोशिश थी जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें, बोल सकें। भाषा को एकता के एक सूत्र के तौर पर देखा गया। तो अगर हम देखें, सामाजिक बुराइयों का अंत करना, कमजोर वर्गों को ऊपर उठाना, सांप्रदायिक एकता, आर्थिक समानता और बेहतर संवाद के लिए एक राष्ट्रभाषा, ये तो समाज को पूरी तरह से बदलने का एक मुकम्मल नक्शा सा लगता है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थी, बल्कि जमीन पर उतारने के लिए सोचे गए ठोस कदम लग रहे हैं। हाँ, और यही बात इस कार्यक्रम को बहुत खास बनाती है। ये सिर्फ ऊंचे आदर्शों और अच्छी अच्छी इच्छाओं का एक पुलिंदा भर नहीं था। जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि इसे जमीन पर उतारने, इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए भी बहुत गंभीरता से सोचा गया था। गांधी सिर्फ सपने देखने वाले नहीं थे, वो एक बहुत कुशल संगठनकर्ता भी थे। वो जानते थे कि किसी भी बड़े विचार को सफल बनाने के लिए एक ठोस ढांचे की, एक कार्यप्रणाली की जरूरत होती है। अच्छा, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े विचार अमल में लाने की प्रक्रिया में ही दम तोड़ देते हैं। तो इसके कार्यान्वयन, मतलब इसे लागू करने के तरीके के बारे में क्या खास जानकारी मिलती है? कोई ढांचा बनाया गया था, कोई नियम कानून? हाँ, और ये इस कार्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद थोड़ा कम चर्चित पहलू है। जानकारी के अनुसार गांधी ने इस रचनात्मक कार्यक्रम को चलाने वाली जो संस्थाएं थीं और इसमें जो काम करने वाले कार्यकर्ता थे, उनके लिए एक विस्तृत आचार संहिता, मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया था। ये सिर्फ ये नहीं बताता था कि क्या करना है, जैसे छुआछूत मिटानी है या खादी बनानी है, बल्कि ये इस पर ज्यादा जोर देता था कि कैसे करना है, काम करने का तरीका क्या होगा। तरीका? जी, इस आचार संहिता में सत्य, अहिंसा, निडरता, स्वदेशी, शारीरिक श्रम, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा न करना, सभी धर्मों का समान आदर, जैसे जो एकादश व्रत है, उनका पालन अनिवार्य माना गया था। कार्यकर्ताओं से ये उम्मीद थी कि वे अपनी निजी जिंदगी में भी इन मूल्यों को उतारें। ये एक तरह से कार्यक्रम की जो आत्मा थी उसे सुरक्षित रखने का तरीका था, ताकि लक्ष्य हासिल करने के जो साधन हैं वो भी उतने ही पवित्र और नैतिक हों। एक आचार संहिता कार्यकर्ताओं के लिए, ये तो बहुत ही अनूठी बात लगती है। आमतौर पर सामाजिक या राजनीतिक आंदोलनों में लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान होता है, साधनों की पवित्रता या कार्यकर्ताओं के अपने आचरण पर शायद उतना नहीं। क्या इस आचार संहिता की प्रासंगिकता पर भी कुछ कहा गया है, मतलब आज के जमाने में? हाँ, और यही बात इसे और भी महत्वपूर्ण बना देती है। स्रोत सामग्री में इस बात का साफ उल्लेख है कि ये आचार संहिता सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं थी, बल्कि आज भी सामयिक है। मतलब आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज जब हम सामाजिक कार्यों की बात करते हैं, एनजीओस की बात करते हैं या किसी भी तरह के बदलाव लाने वाले आंदोलनों की बात करते हैं, तो इस आचार संहिता के सिद्धांत उतने ही जरूरी और उपयोगी हैं। अच्छा जी, सोचिए, सत्य और अहिंसा पर आधारित कार्यशैली, व्यक्तिगत ईमानदारी, सेवा का भाव, सादगी, संसाधनों का सही उपयोग, ये मूल्य तो किसी भी अच्छे काम के लिए हमेशा ही जरूरी रहेंगे, है ना?
ये दिखाता है कि उन सिद्धांतों में कुछ ऐसी गहरी और स्थायी बात थी जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। ये महज नियम नहीं थे, ये तो चरित्र निर्माण और एक नैतिक दिशा निर्देश थे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये जो 19 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम था, ये सिर्फ आजादी पाने का एक राजनीतिक हथियार भर नहीं था। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी था। ये एक आत्मनिर्भर, न्यायपूर्ण, बराबरी पर आधारित और एकजुट समाज बनाने का एक व्यावहारिक खाका था, एक तरह का ब्लूप्रिंट। और इस पूरे खाकी की नींव टिकी थी सत्य और अहिंसा के दो मजबूत स्तंभों पर। ये वास्तव में पूर्ण स्वराज की जो आत्मा है, उसे परिभाषित करने और उसे जमीन पर उतारने की एक गंभीर कोशिश थी। बिल्कुल, एकदम सही। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जो सीधे तौर पर उस आचार संहिता की प्रासंगिकता वाली बात से जुड़ता है कि एक इतना व्यवस्थित, सिद्धांतों पर टिका हुआ सामाजिक बदलाव का कार्यक्रम, जिसके पास एक नैतिक दिशा निर्देशिका भी हो, वो आचार संहिता, वो आज के हमारे इतने जटिल समय में कितना प्रासंगिक हो सकता है। आज जब हम सामाजिक दरारों से जूझ रहे हैं, आर्थिक विषमताओं से जूझ रहे हैं, पर्यावरण के संकट जैसी कितनी ही चुनौतियां हमारे सामने हैं, तो क्या हमें ऐसे ही समग्र, एकीकृत और मूल्यों पर आधारित दृष्टिकोण की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ लक्षणों का इलाज न करे बल्कि बीमारी की जड़ तक जाए? वाकई आपकी बात सोचने पर मजबूर करती है। ये पूरा विश्लेषण सिर्फ इतिहास के पन्नों को पलटना नहीं है, ये हमें दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के भीतर ही एक और संग्राम भी चल रहा था, समाज को अंदर से बदलने का संग्राम, उसे नैतिक रूप से बेहतर बनाने का। ये हमें स्वराज के उन आयामों से परिचित कराता है जिन पर शायद अब उतना ध्यान नहीं जाता। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। गांधी के इस रचनात्मक कार्यक्रम के कौन से तत्व, चाहे वो अस्पृश्यता निवारण का संकल्प हो या सांप्रदायिक एकता का प्रयास, आर्थिक समानता का आदर्श या फिर ग्राम स्वराज्य की अवधारणा, आज के भारत में जो सामाजिक सुधारों के प्रयास चल रहे हैं, समावेशी विकास की बात हो रही है, आत्मनिर्भरता की दिशा में जो काम हो रहा है, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं? कौन से सिद्धांत आज भी उतनी ही जरूरी लगते हैं जिन पर हमें शायद नए सिरे से और पूरी ईमानदारी से काम करने की जरूरत है? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।